नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूँ आपके लिए UPPCS 2013 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर। तो इन टेस्ट पेपरों की सीरीज़ में हम अब तक ध्येय IAS, दृष्टि IAS संस्थान और GS वर्ल्ड के पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे ध्येय IAS संस्थान का टेस्ट संख्या 6, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन और करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, मार्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है। क्या है मार्कोसुर? एक मुक्त व्यापार संगठन है। इसके बारे में देखते हैं क्या ऑप्शन दिए गए हैं मार्कोसुर से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, उत्तरी अमेरिका का संगठन है, पूर्वी यूरोप का संगठन है, दक्षिण पूर्व एशिया का संगठन है या दक्षिण अमेरिका का संगठन है। यदि हम बात करें मर्कोसुर जो एक मुक्त व्यापार संगठन है वो किससे संबंधित है, तो बच्चों वो है दक्षिण अमेरिका से। किससे? दक्षिण अमेरिकी देशों का एक संगठन है। और ये कब अस्तित्व में आया था? अगर इसकी बात करें तो ये आया था आपका 1991 में अस्तित्व में आया था। ठीक, अगर इसके सदस्यों की बात कर लें तो सदस्यों में अगर हम बात करें तो ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है। ठीक है, ठीक। और ये पराग्वे और अन्य जैसे देश अगर हम बात करें, उरुग्वे, उसका भी एक संगठन है। ये एक तरह से आप ये समझिए कि यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर बना हुआ एक संगठन है और दक्षिण अमेरिकी मार्केट को एक यूनियन मार्केट में तब्दील कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। क्या है क्वेश्चन अगला हमारा? वित्तीय समावेशन पर नचिकेत मोर समिति की स्थापना की गई थी। वित्तीय समावेशन, यहाँ पर दोनों बातें जानने लायक हैं। नचिकेत मोरे समिति किसके लिए बनी थी? वित्तीय समावेशन के लिए। ऑप्शन है वर्ष 2008, बी वर्ष 2013, सी वर्ष 2015 या डी वर्ष 2011। तो वित्तीय समावेशन के लिए जो नचिकेता कमेटी बनी थी वो बनी थी कब? वो बनी थी बच्चों वर्ष 2013 में। कब बनी थी? वर्ष 2013 में मित्रों। नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वो हमारा स्टेटमेंट है और उससे संबंधित कुछ कोट्स दिए गए हैं। देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए अभिकथन जिनमें एक अभिकथन ए तथा दूसरा का कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सर्वाधिक तरलता अनुपात SLR दर में कमी बैंकों के पास ऋण योग्य निधि में कमी लाती है। क्या है आर क्या बता रहा है? संविधिक तरलता अनुपात की दर में कमी अंतिम रूप से महंगाई दर में वृद्धि लाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है बच्चे? देखते हैं। अगर मित्रों इसमें कहा गया है संविधिक तरलता अनुपात यानी SLR दर में कमी बैंकों के पास ऋण योग्य निधि में कमी लाती है। अगर SLR कम हो जाएगी तो निधि यानी एक तरह से बैंकों के ऊपर टोल रिस्ट्रिक्शन लगाती है। SLR क्या है? बैंकों को लोन देने के लिए या ऋण प्रोवाइड कराने के लिए जो अमाउंट की आवश्यकता होती है उसमें कम या ज़्यादा यानी RBI इस तरह से कंट्रोल करती है। जब ये रेट ज़्यादा बढ़ा देती है SLR तो RBI बैंकों के पास ऋण देने के लिए अमाउंट कम हो जाता है, धन कम हो जाता है। तो अगर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, ऋण योग्य अमाउंट। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो पूर्णतः क्या है? गलत है, असत्य है। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें, दूसरा क्या कह रहा है? संविधिक तरलता अनुपात दर में कमी अंतिम रूप से महंगाई दर में वृद्धि लाती है। और नीचे दिए, ये बात बिल्कुल सही है। अगर इसमें कमी होगी, मार्केट में मुद्रा ज़्यादा आएगी, करेंसी ज़्यादा आएगी, तो ये क्या कर देगी? एक तरह से आपके यहाँ इन्फ्लेशन को क्या होगा? बढ़ा देगी। तो ये है SLR का फंडा, यानी
ए तो गलत है, परंतु जो आर बोला गया है वो क्या है, वो सही है। ये क्या है, कारण सही है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें, ए तथा आर दोनों सही हैं, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, ये भी सही नहीं होगा। ए सही है, आर गलत, तो ए तो गलत है ही। ए गलत परंतु आर सही, यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। 4, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार पहले से के बाद में व्यवस्थित कीजिए। क्या है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, फेरा के स्थान पर फेमा, एफआरबीएम एक्ट, 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सही उत्तर का चयन करना है। अगर हम बात करते हैं कब क्या हुआ, तो अगर देखें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये हुआ आपका 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ, नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को। फेरा के स्थान पर अगर फेमा की बात करें तो फेरा के स्थान पर फेमा आया था ईयर 2000 में। ठीक है। एफआरबीएम एक्ट के बारे में बात करें, एफआरबीएम एक्ट के बारे में बात करें तो ये आया था 2003। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करें तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। कब हुआ था, 1969 में। अब इन्हें क्रमबद्ध करते हैं तो पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट 4 2 3, फर्स्ट 2 3 4 नहीं, 4 3 2 1 नहीं, फर्स्ट 1 4 2 3। तो कौन सा सही होगा मित्रों, 2 यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में कार्य करने वाले बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत तरलता कोष के रूप में तथा शेष स्वर्ण अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। वर्तमान में 18% है, जिसे कहते हैं वैधानिक तरल कोषानुपात, संविधिक बैंक अनुपात, केंद्रीय तरल रिजर्व या नैतिक प्रभाव। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत में कार्य करने वाले बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोषों के रूप में तथा शेष स्वर्ण व अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। वर्तमान में ये 18% है, जिसे कहते हैं, इसे अगर हम बात करें क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है बैंकिंग भाषा में वैधानिक तरल कोषा अनुपात। क्या कहा जाता है, वैधानिक तरल कोषा अनुपात। यदि हिंदी में बात करें तो इसे बोला जाता है SLR। ठीक है, SLR यानी स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और 6 देखते हैं क्या है 6। यदि करारोपण की दरों को एक सीमा तक कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। यह कथन प्रदर्शित करता है ऑप्शन ए लॉरेंज वक्र, ऑप्शन बी लॉफर वक्र, ऑप्शन सी फिलिप्स वक्र, ऑप्शन डी फिशर इफेक्ट। तो यदि करारोपण की दरों को एक सीमा तक कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। इसे क्या कहा जाएगा, तो यदि हम बात करें तो वह इसे कहा जाएगा क्या, लॉफर वक्र। क्या कहा जाएगा, लॉफर या लोफर वक्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है 7। किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है कहलाता है ए वॉलेटाइल शेयर, बी फ्लोटिंग स्टॉक, सी ब्लू आउट या डी इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या कहलाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर इसके बारे में बात करें कि कौन सा इसमें सही होगा, तो किसी भी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है वह कहलाता है आपका फ्लोटिंग स्टॉक। क्या कहलाता है, फ्लोटिंग स्टॉक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित थी, महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित थी, मीरा सेठ समिति कर सुधार से संबंधित थी,
खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से ही संबंधित थी। महाजन समिति की बात करें चीनी उद्योग से ही संबंधित थी। मीरा सेठ समिति कर सुधार से संबंधित नहीं थी। अगर हम बात करते हैं मीरा सेठ समिति की, तो मीरा सेठ समिति ये थी हथकरघा, किसके? हथकरघा विकास के लिए। किसके लिए? हथकरघा विकास के लिए संबंधित थी। ठीक है। और कर सुधार से संबंधित की अगर बात करें तो वो आपकी कौन सी थी? ऊपर देखी थी आपने, नचिकेता मोरे समिति। ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी सही सुमेलित नहीं है, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संघीय बजट के संदर्भ में राजकोषीय घाटा है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस निवेश से प्राप्तियां। व्यय बी कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, सी कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। ठीक है। कुल व्यय माइनस विनिवेश से प्राप्तियां। तो अगर हम राजकोषीय घाटे के बारे में बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण वसूली प्लस विनिवेश से हुई प्राप्तियां। यानी एक वर्ष में जो होता है वो जो व्यय किया जाता है, ऋण की वसूली, ये तो पुराना वाला हमारी इनकम है एक तरह से। ऋण की वसूली क्या है? जो पहले की सरकारों ने ऋण दिया है, ठीक है, उससे जो ऋण की वसूली हो रही है वो पहला इन्वेस्टमेंट, पूर्व का इन्वेस्टमेंट है। ऐसा ही विनिवेश का भी यही इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से होने वाली प्राप्तियां, यानी ये आय हैं आपकी, तो ये कहलाएगा आपका सी ऑप्शन कुल व्यय, यानी राजकोषीय घाटा क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यहाँ पे अन्य घाटों के बारे में बात कर लें तो अन्य घाटों के बारे में, अन्य घाटों में या राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा के बारे में बात करें, अन्य राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा के बारे में देखें तो वो होता है बजट घाटा, बजट घाटा माइनस उधार व अन्य देयताएं प्लस उधार व अन्य देयताएं। ठीक है, अन्य देयताएं। इसके अलावा बात करें बजटीय घाटा क्या है, फिर अब बजटीय घाटा पढ़ते हैं। तो बजटीय घाटा क्या होता है? बजटीय घाटा होता है कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, कुल प्राप्तियां प्लस माइनस कुल व्यय। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटे में बात करें तो वो होता है राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, व्यय। ठीक है। और लास्ट है हमारा प्राइमरी घाटा या प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा क्या होता है आपका? प्राथमिक घाटा होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए। पहला कथन है भारत में 1960-61 से पूर्व किसी कंपनी की आय पर जो कर लगता था उसे सुपर टैक्स कहते थे। बी वर्तमान में कंपनी को आय लाभ पर लगने वाले कर को निगम कर कहलाता है। तो यदि हम बात करते हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम असत्य कथन बताएं तो जो सुपर टैक्स है उसके बारे में जो बात कही गई है वो सही है। ऐसे ही निगम कर के बारे में जो बात कही गई है वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। दोनों स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर मित्रों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं भाई कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बांग्लादेश, टका,
यूएई दिनार, चीन युआन, थाईलैंड बहत। तो यहाँ पर दिया गया है एक तरफ राष्ट्र और एक तरफ करेंसी। तो अगर हम बात करें कौन सी करेंसी सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर जो है मित्रों सही सुमेलित नहीं है वो है आपकी यूएई। यूएई की करेंसी दिनार नहीं, उसकी करेंसी दिरहम है। क्या है? दिरहम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं 12 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति एक गणितीय युक्ति है जिससे बाजार में मुद्रा के फैलाव और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को मापा जाता है। 2. भारत में मुद्रास्फीति की माप का सर्वाधिक प्रचलित माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दोनों 1, बी 1, सी न 1 न 2 और डी केवल 2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है इन दोनों में, तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट वो देखते हैं दोबारा से, गणितीय युक्ति है जिससे बाजार में मुद्रा के फैलाव और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि भारत के विषय में बात करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर नापा जाता है। तो भारत में जो मुद्रास्फीति है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नहीं, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर नापी जाती है। इस पर थोक मूल्य सूचकांक पर। तो कौन सा कथन असत्य सत्य है? तो ये कथन रॉन्ग है। एक हमारा सत्य है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, देखते हैं 13 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का चयन करें। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। भारत में आय की असमान वितरण है। भारत में निर्भरता दर निम्न है। क्या है? निर्भरता दर निम्न नहीं, निर्भरता दर उच्च होगी। बाकी की ये जो तीनों बातें हैं ये बिल्कुल सही कही गई हैं। केवल जो असत्य बात है वो आपकी डी है, क्योंकि भारत में निर्भरता दर क्या है? उच्च है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना वर्ष 2009, 1988, 1989 या 2007। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई है? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988। अगर हम डेट की बात करें तो ये थी 5 मई 1988। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और देखते हैं क्या है 15। रोस्टेव आर्थिक विकास की प्रक्रिया का कितने चरणों में बांटा है? ए 5, बी 4, सी 3 या डी 6। तो रोस्टोव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा है? तो उन्होंने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को 5 चरणों में बांटा है। कितने में मित्रों? 5 चरणों में बांटा है। कौन कौन से 5 चरण हैं जरा इसको भी देख लें। पारस्परिक समाज क्या है? पारंपरिक समाज, यानी आपका समाज है परंपरागत समाज जो होता है। ठीक है, दूसरा है आत्मस्फूर्ति पूर्ववर्ती अवस्था। आत्मस्फूर्ति पूर्ववर्ती अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी आत्मस्फूर्ति की अवस्था। क्या है? आत्मस्फूर्ति की अवस्था। इसके बाद बात करें हम अगली क्या है? अगली हमारी है परिपक्वता की अवस्था। किसकी? परिपक्वता की अवस्था। ठीक है, 1 2 3 4। लास्ट आपकी है उच्च जन उपभोग की अवस्था। क्या है? उच्च जन उपभोग की अवस्था। ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने किसमें की हैं? उन्होंने अपनी बुक, कौन सी बुक है अगर उसकी बुक के बारे में जाने, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या है? द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नॉन कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो में। ठीक है, तो इस तरह इस बुक में उन्होंने 5 आर्थिक विकास की प्रक्रिया बताई थी, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर और देखते हैं 16 क्या कह रहा है। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में कार्यक्रम योजनाएं हैं, बी में प्रारंभिक वर्ष है। ठीक है, बी में क्या है, प्रारंभिक वर्ष मित्रों। तो देखते हैं मित्रों अपना 16 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में एक तरफ कुछ योजनाओं या कार्यक्रम के बारे में बताया है और दूसरी तरफ उनके स्थापना या उनके प्रारंभिक वर्ष बताया गया है। तो सबसे पहले ए, जवाहर नवोदय विद्यालय, इसको स्थापित किया गया था 1986 में। कब किया गया था, 1986 में। केंद्रीय विद्यालय स्कीम, इसके बारे में अगर बात करें तो ये शुरू किए गए थे नवंबर 1962 में। कब, नवंबर 1962 में। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के बारे में बात करें तो ये किए गए थे कब, ये किए गए थे मित्रों 2004 में। कब, 2004 में। और राष्ट्रीय बाल भवन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय बाल भवन आपका शुरू किया गया था, उसके बारे में अगर हम देखें राष्ट्रीय बाल भवन आपका कब शुरू किया गया था, ये राष्ट्रीय बाल भवन आपका शुरू किया गया था 1956 में। यानी क्या बना आपका 3214, 3214। ऑप्शन देखते हैं ए 1 2 4 3, 2 3 1 4, सी में 3214, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, अमृत मिशन 25 जून 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। ठीक है, 25 दिसंबर 2014। डिजिटल इंडिया मिशन 21 अगस्त 2015। ठीक है, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो जरा इसमें देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगर देखें हम लोग तो अमृत मिशन 25 जून 2015 को ही शुरू की गई थी, ये बात सही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 से शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत टीकाकरण के बारे में बात की जाती है। और यदि हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया मिशन 21 अगस्त 2015 को नहीं, ये शुरू किया गया था 25 जून 2015। कब, 25 जून 2015 को। यानी आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, डिजिटल इंडिया स्कीम सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को और देखते हैं क्या कह रहा है 18 कह रहा है कुछ सार्वजनिक उपक्रम हैं और उनके मुख्यालय दिए गए हैं सूची 1 में। ठीक है, पहली सूची में आपके सार्वजनिक उपक्रम हैं यानी PSU हैं और दूसरी में कुछ मुख्यालय हैं। देखते हैं ए MTNL उड़ीसा, नालको नई दिल्ली, HAL कोलकाता, कोल इंडिया बेंगलुरु। तो ज़रा इनको मिलाते हैं किसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो अगर हम बात करते हैं MTNL महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड के बारे में तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नालको के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका उड़ीसा में है, नालको यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। ठीक है, HAL को देखें तो ये आपका बेंगलुरु में है, कोल इंडिया लिमिटेड ये आपका कलकत्ता में है। तो ऑप्शन क्या हुआ 2143 ऑप्शन देखते हैं ए में क्या है A 1243, B 2143। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बी ऑप्शन 2143, यानी बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर और देखते हैं 19 जननी सुरक्षा योजना JSY के विषय में असत्य कथन ढूंढना है। कौन सा,
असत्य कथन। पहला कथन है इस वर्ष 2005 इसे वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था। बी, इसमें केंद्र और राज्य का योगदान 60:40 था। यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आशा वर्कर इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना के बारे में बात की गई है। तो यह सुरक्षा योजना देखते हैं वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई थी, बात सही है। संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए, ये भी बात सही है। और इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी वर्कर है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो सबसे इसके शुरुआत इसके योगदान की बात है तो ये 60-40 का योगदान नहीं, इसका 100% केंद्र पोषित योजना है। यानी इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेबी एक गैर सांविधिक संस्था है। म्यूचुअल फंड्स का नियमन सेबी द्वारा किया है। इसमें असत्य कथन ढूंढना है। क्या? असत्य, ये ध्यान रखना है। सेबी एक गैर संविधिक संस्था है और इसके बारे में कहा गया है म्यूचुअल फंड्स विनियम सेबी द्वारा किया जाता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। और अगर हम गैर संविधिक संस्था के बारे में बात करें तो सेबी एक गैर संविधिक संस्था या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है और आपको गलत ही स्टेटमेंट चुनना था। ए केवल 2, बी केवल 1, सी न 1 न 2 और डी 1 और 2। तो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सेबी आपकी गैर संविधिक नहीं संविधिक संस्था है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर और उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। इनमें से कौन से कथन सही कथन का चयन करें? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न 1 न 2। तो यहाँ पे सही कथन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर अगर हम सही कथन के बारे में बात करें तो सही कथन जो होगा वो कौन सा होगा? तो ये होगा, दोनों कथन क्या हैं? ये बिल्कुल सही हैं। क्या? दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। ठीक है, यानी 1 और 2 दोनों सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और देखते हैं 22 क्या कह रहा है। देखते हैं मित्रों 22 में क्या है? 22 में दिया गया है मानव पूंजी का बढ़ता हुआ विनियोग क्रमशः अग्रसारित करेगा। ए संसाधनों को समुचित उपयोग, कुशलता में विकास, उत्पादन में वृद्धि। ओके। बी उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास और संसाधनों का समुचित उपयोग। सी कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित उपयोग और उत्पादकता में वृद्धि। सी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा तो ये बात होती है कि इनमें से कौन सा अग्रसरित होगा। तो ये कुशलता का विकास, संसाधनों का समुचित उपयोग और उत्पादकता में वृद्धि, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर और देखते हैं जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तु के उत्पादन करते हैं तो यह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु के उत्पादन करते हैं तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक या सी तृतीयक या डी इनमें से कोई नहीं। तो वो किया जाता है कौन सा? वो होता है आपका प्रकृति से रिलेटेड प्राइमरी सेक्टर। कौन सा होता है? प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर और देखते हैं क्या है 24 कुछ स्टेटमेंट हैं और उससे संबंधित कुछ कथन हैं। ए कहता है, अभिकथन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना असंगठित क्षेत्र की एक समस्या है। कारण असंगठित क्षेत्र में आय की गणना का अवशिष्ट उपकरण नहीं है। नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भारत में राष्ट्रीय आय की गणना असंगठित क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है। ठीक है,
और दूसरा कारण क्या कहता है, असंगठित क्षेत्र की आय की गणना का विशिष्ट उपकरण नहीं है। बात बिल्कुल सही है डेली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ए हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी कारण और रीज़न दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर और देखते हैं क्या कहता है 25। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन खोजिए। यह किसी देश की सीमा के अंदर सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। ये बात बिल्कुल सही है। यह सदैव आवश्यक है कि संपूर्ण जीडीपी देशवासियों की उत्पादकता सेवाओं का ही परिणाम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जीडीपी, संपूर्ण जीडीपी देशवासियों की, तो यहाँ पर देशवासियों की नहीं, यहाँ पर उस देश की सीमा की बात है जिसमें रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल दोनों टाइप के लोग आ जाते हैं। तो आपके अगर इस कथन के बारे में बात करें तो कौन सा कथन इसमें से सत्य होगा? केवल एक कथन ही सत्य होगा, दूसरा कथन क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन ए में केवल एक, बी में केवल दो, सी में दोनों, डी में ना एक ना दो। तो केवल एक सही है, यानी ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों 26 पर और देखते हैं क्या है 26। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में के दौरान की गई? ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना या डी पंचम पंचवर्षीय योजना। तो एफसीआई की स्थापना कब की गई? अगर इसके बारे में देखें तो एफसीआई की स्थापना मित्रों की गई है आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कब की गई है? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये हुई थी 1961 से 66 तक। ठीक है, 1961 से 66 तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्न में से कौन देश की आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सरकार का गहन सकारात्मक कार्रवाई है? ए मौद्रिक प्रोत्साहन, बी राजकोषीय प्रोत्साहन, सी वेज एंड मीन्स या डी राजकोषीय अनुपात। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे मित्रों जो सही सुमेलित है वो है आपका राजकोषीय प्रोत्साहन। क्या है मित्रों? राजकोषीय प्रोत्साहन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर और देखते हैं 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति से निम्न में कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, डी बी के आर वी राव, सी डॉक्टर आर गॉडगिल या डी सी आर राव। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय समिति से कौन संबंधित नहीं है उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं थे वो हैं सी आर राव, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर और देखते हैं क्या कूट हैं और क्या अभिकथन हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्या है जरा देखें। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारण 24 दिसंबर 1986 को ही संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। यहाँ पर देखना है कारण और अभिकथन सही हैं या नहीं। तो यहाँ पे दोनों बातें पूर्णतः एक दूसरे की पूरक हैं, यानी ए भी सही है और उसकी व्याख्या भी सही है, यानी ऑप्शन ए आर दोनों सही। आर ए की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए पंजिम रबड़ उद्योग, सी ओंकालेश्वर रसायन, भोपाल कीटनाशक, मुरादाबाद हौजरी। तो यहाँ पे बात करते हैं जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका मुरादाबाद। कौन सा? मुरादाबाद। ये हौजरी नहीं, ये है पीतल के बर्तन। क्या है? पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर और देखते हैं 31 क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित
है। ए अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, खादी एवं ग्रामोद्योग 1956, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2, 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2 या डी 3 बल 3। तो यहाँ पे अगर हम बात करें संस्था और स्थापना वर्ष के बारे में, तो यहाँ पे जो बातें कही गई हैं या जो सही सुमेलित हैं, तो ये तीनों सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 32। WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए? ए एम्बर बॉक्स सब्सिडी, बी ब्लू बॉक्स सब्सिडी, सी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी या डी रेड बॉक्स सब्सिडी। तो यहाँ पर यदि बात करें WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कहता है वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए कहता है। ठीक है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए कहता है। ठीक है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होती है? अगर इसमें सब्सिडियों के बारे में बात करें तो ये शर्त आधारित सब्सिडी है। कौन सी है? शर्त आधारित, कंडीशन बेस्ड सब्सिडी है। ठीक है, ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी दे रहे हैं तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की अनुमति दी गई है। क्या है ये? इसकी सब्सिडी की अनुमति दी गई है, अनुमति दी गई है। रेड बॉक्स के बारे में बात करें, इसे तुरंत समाप्त करने की बात की गई है, तुरंत समाप्त की बात। ठीक है, कृषि को छोड़कर, कृषि को छोड़कर, कृषि को छोड़कर ये तुरंत समाप्त करने की बात की गई है। ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर और देखते हैं क्या कहता है 33। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में उद्योगों को संयुक्त क्षेत्र में विभाजित किया गया था? ए 1948 की औद्योगिक नीति, बी 1956 की औद्योगिक नीति, सी 1980 की औद्योगिक नीति या डी 1991 की औद्योगिक नीति। यानी किस नीति में संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित करने की बात कही गई थी, इसके बारे में देखना है किस में की गई थी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो वो की गई थी संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित करने की बात 1956 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर और देखते हैं क्या है 34। निम्नलिखित पर विचार करें। मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इन योजनाओं को सही क्रम में स्थापित करना है। तो ज़रा देखते हैं कौन सी योजना कब शुरू की गई थी। और अगर हम बात करें मेक इन इंडिया योजना की, तो ये शुरू की गई थी सितंबर 2014 में। कब की गई थी? सितंबर 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये शुरू की गई थी अगस्त 2014 में। कब? अगस्त 2014 में। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो ये शुरू की गई थी मई 2016 में। ठीक है, मई 2016 में। और यदि हम बात करें सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये इसकी अगर हम बात करें तो ये शुरू की गई थी अक्टूबर 2014 में। कब की गई थी? अक्टूबर 2014 में। तो इनको उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सी शुरू की गई अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री जन धन योजना। दूसरी बात करें तो दूसरी शुरू की गई है मेक इन इंडिया यानी पहला। तीसरी अगर बात करें तो वो शुरू की गई है आपकी चौथा। ठीक है, पांचवी अगर हम बात करें तो वो शुरू की गई थी आपकी 3 यानी 2 1 4 3। ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर हैं 2 1 4 3। तो मित्रों 2 1 4 3 ऑप्शन ए में है, यानी ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। निम्न में किस एक का महत्व मीठी क्रांति से है? शहद, गुड़, चीनी या सिरका उत्पादन। तो मीठी क्रांति से रिलेटेड बात की गई है, तो मीठी क्रांति जिससे रिलेटेड है वो है आपका शहद उत्पादन, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर और देखते हैं क्या है 36।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूंजी पर्याप्त अनुपात CAR के संबंध में सत्य है? ए, इसका निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा किया जाता है। 2, यह वह राशि है जो सभी बैंकों के पास जमानत के रूप में रखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, ना 1 और ना 2 सही है। अगर इसमें हम बात करें कौन सी बातें बिल्कुल सही होंगी, तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? असत्य हैं। क्या हैं वह मित्रों? असत्य हैं। यानी हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ना 1 ना 2। यदि पूंजी पर्याप्त अनुपात CAR, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका निर्धारण किया जाता है RBI के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, और 37 को देखते हैं क्या है 37, और उसके बारे में समझते हैं। 37 देखें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ए, इस मिशन का प्रारंभ 2007-08 में हुआ था। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। या डी, सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर बात करनी है कौन सी बातें सही हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य मिशन के संबंध में जो बातें की गई हैं उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो ये बातें कही गई हैं, इस मिशन का प्रारंभ 2007-08 में किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी सभी कथन बिल्कुल सही हैं, डी हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं के से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? ए, रघुनाथ राजन, बी, अमर्त्य सेन, सी, गीता गोपीनाथ, या डी, उर्जित पटेल। तो वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए, ये सारी बातें किसके द्वारा कही गई हैं? यदि इसके बारे में बात करें तो ये बातें कही गई हैं अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक सुपोषण में। ठीक है, अमर्त्य सेन द्वारा कही गई है। ठीक है, भविष्य में भारतीय नियोजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, और देखते हैं क्या है। ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय का वितरण समाज के सभी कमजोर वर्गों के हित में हो, तो ये कहलाता है बी, ऊर्ध्वाधर विकास, बी, क्षैतिज विकास, सी, समावेशी विकास, या डी, असंतुलित विकास। तो जब विकास का लाभ सबको मिले तो ऐसा विकास कहलाता है समावेशी विकास, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, और उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को, भारत में 8 उद्योगों को कोर उद्योगों में सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत आता है? ए, कोयला, 2, उर्वरक, सी, वस्त्र उद्योग, 4, सीमेंट, और 5, विद्युत। तो कोर उद्योग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो भारत में 8 उद्योगों को कोर उद्योग का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, 8 उद्योगों को कोर उद्योग का दर्जा प्राप्त है, जिनमें कोयला है, ठीक है, कच्चा तेल है, अगर हम देख लें, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, ये क्या हैं? ये हमारे 8 कोर उद्योग हैं। तो यहाँ पर देखें, कोयला भी है, उर्वरक भी है, वस्त्र उद्योग कोर उद्योग में नहीं आता है, जबकि सीमेंट और विद्युत है। तो 1, 2, 4, 5 ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 उपरोक्त सभी, तो 3 नहीं है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग स्वरूप एवं आकार निर्धारित नहीं किया करता?
आधार, ए पूंजी निवेश, बी श्रम शक्ति, सी बिजली, इसमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें स्वरूप एवं आकार को निर्धारित कौन सा उद्योग नहीं करता है, तो वो उद्योग है मित्रों कौन सा, वो उद्योग है आपका श्रम शक्ति, आकार निर्धारित नहीं कर सकता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर और देखते हैं क्या है 42। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए भारत में जेंडर बजटिंग प्रावधान किया गया है। वर्ष 2005-06 के बजट में, वर्ष 2006-07 के बजट में, वर्ष 2007-08 के बजट में, वर्ष 2010-11 के बजट में। कहाँ पे? वर्ष 2010-11 के बजट में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो जेंडर बजट शुरुआत 2005-06 के बजट से की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर और उसको समझते हैं। मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होगा? ए लेनदार, बी उपभोक्ता, सी बड़ा निवेशक, बॉन्ड निवेशक या देनदार। मुद्रास्फीति से निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें तो लेनदार मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ने से लाभदार रहता है, उपभोक्ता को भी हानि या लाभ होता है, बॉन्ड निवेशक को भी होता है, लेकिन जो देता है यानी जो देने वाला होता है उसको घाटा होता है। यानी अगर हम बात करें तो ये लाभान्वित नहीं होगा और ऊपर के तीनों लाभान्वित होंगे। यानी ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर और देखते हैं क्या है 44 कह रहा है अभिकथन और कथन में विचार कीजिए। विकास का भारतीय मॉडल राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर यहाँ पर देखें जो स्टेटमेंट बोला गया है वो बिल्कुल सही है और उसका कारण भी बिल्कुल सही बताया गया है। यानी ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, ये बात बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित किया गया। भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रवंजन सर्वाधिक है। ए कथन सत्य और असत्य कथनों का चयन करिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन बिल्कुल सत्य हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कौन सा कथन बिल्कुल सत्य नहीं होगा या कौन सा कथन बिल्कुल सत्य होगा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कथन बोले गए हैं वो कथन पूर्णतः क्या हैं? सत्य हैं। यानी दोनों कथन सत्य हैं। तो आपके दोनों कथन कहाँ पर सत्य हैं? सी में दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजनाओं में किस एक में भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए पारस्परिक संरचनाओं की शुरुआत हुई? ए 5वीं पंचवर्षीय, बी 6वीं पंचवर्षीय, सी 7वीं पंचवर्षीय या डी 8वीं पंचवर्षीय। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या होगा, तो ये आपका होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। देखते हैं 47 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस एक देश की कुल आबादी पर देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है? ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, बी शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, सी सकल घरेलू उत्पाद GDP या डी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। इनमें बात की गई है कौन सी बात
बिल्कुल सही होगी। तो यहाँ पे मित्रों जो बात बिल्कुल सही होगी वो होगी डी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, देखते हैं 48 क्या कह रहा है। भारत में आयकर वसूली निम्नलिखित में से किस एक विधि पर आधारित है? ए, समानुपातिक आधारित, बी, प्रतिगामी आधार कराधान, प्रगामी कराधान, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आयकर जो होता है वो कौन सी बेस्ड पर आधारित है? तो वो है आपका प्रगामी कराधान। किसका? प्रगामी कराधान पर बेस्ड है। किस पर है? प्रगामी कराधान पर बेस्ड है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से सत्य कथन है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद गाजियाबाद में स्थित है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। बी, सी, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम हरियाणा में वर्ष 2000 शुरू की गई थी, या डी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998-99 में शुरू किया गया था। तो ये कथन सत्य है, बाकी तीनों कथन असत्य हैं। क्यों असत्य हैं अगर इसके बाद में देखें तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद गाजियाबाद में नहीं, कहाँ पर है? लखनऊ में है। दूसरा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर ये कौन प्रकाशित करता है? ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है, यानी ICAR प्रकाशित की जाती ठीक, कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा प्रकाशित की जाती है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रिसर्च सेंटर, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा नहीं, भारतीय काउंसिल यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ICAR द्वारा क्या है? ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। मौसम आधारित बीमा योजना हरियाणा में नहीं, किस में शुरू किया गया था? कर्नाटक में शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और देखते हैं क्या कह रहा है। वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? आर्थिक मामलों के विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग। यदि हम बात करें किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। मूल्य वर्धित कर में कर की वसूली की जाती है मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण पर, मूल्यवर्धन के शुरुआती चरण पर, मूल्यवर्धन के आखिरी चरण पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो शुरुआत की जाती है वो की जाती है मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण पर, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन न्यूनतम वैकल्पिक कर MAT के संबंध में सत्य है? यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। इसको पहली बार 97-98 में आरोपित किया गया था। यह कंपनियों को आयकर के रूप में एक न्यूनतम राशि चुकाने के लिए विवश करने का एक तरीका है। इसके बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बात बिल्कुल सही है? कौन सा कथन MAT के संबंध में सत्य है? तो यह सभी कथन सत्य हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये सारे कथन सत्य हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 53। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? क्या है? नहीं है। ए, सोयाबीन, बी, रबर, सी, तंबाकू, या डी, सोयाबीन। गन्ना, रबर, तंबाकू, सोयाबीन। यदि नकदी फसलों के बारे में बात करें तो कौन सी नकदी फसल नहीं है? डी आपकी नकदी फसल नहीं है, ये तिलहन फसल है। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 54 पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग गुणवत्ता मापने की रेटिंग को तौर पर तैयार किया जाता है। CACS रेटिंग, CAMELS रेटिंग, LCR रेटिंग, RA रेटिंग,
यदि यहाँ पर हम बात करें कौन सा तैयार किया जाता है तो वो है मित्रों आपका CAMELS रेटिंग, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर और देखते हैं भारत की वह कंपनी जिसके पास लोगों की क्रेडिट प्रोफाइल है जिसके आधार पर ग्राहक को क्रेडिट स्कोर अल्प समय में ही प्राप्त किया जा सकता है, क्या है? सरफेसी, बी सिबिल, सी ARC या डी SDR। तो यहाँ पे यदि हम बात करें किससे भारत के क्रेडिट प्रोफाइल है जिसके आधार पर, तो वो है मित्रों क्या, वो है आपकी सिबिल। किसके? सिबिल के आधार पर आपकी क्रेडिट प्रोफाइल तैयार की जाती है। अगर हम सिबिल का फुल फॉर्म देखें तो सिबिल ज़रा समझ लें, सी यानी कैपिटल मार्केट, कैपिटल एडिक्वेसी, ठीक है, ए यानी एसेट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, सिबिल क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर और उसे समझते हैं। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ मुद्रा में भारतीय बैंक द्वारा रखे गए खाते को कहा जाता है नीर खाता, वेस्ट्रो खाता या नेस्ट्रो खाता या इसमें से रीर खाता। तो ऐसा खाता जिसमें विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहा जाता है? उस खाते को बोला जाता है नोस्ट्रो। क्या बोला जाता है? नोस्ट्रो। यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में विदेशी बैंकों का रुपए रखा जाना भारतीय मुद्रा में, उसे क्या बोलते हैं? उसे वेस्ट्रो बोलते हैं, वोस्ट्रो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर और देखते हैं क्या है 57। निम्नलिखित में से पूंजी निर्माण की आवश्यक दशा नहीं है। ए बचत, विनिवेश, विनियोग, वित्तीय संस्थाएं। पूंजी निर्माण की आवश्यक दशा नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो पूंजी निर्माण की आवश्यक दशा डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश नहीं है। क्या नहीं है? विनिवेश नहीं है। पूंजी निर्माण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि लाई जाती है हम पूंजी निर्माण कहते हैं। तो पूंजी स्टॉक में वृद्धि लाई जाती है, विनिवेश से स्टॉक तो कम होता है ना, इसलिए इसे हम शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर और देखते हैं क्या है 58। भूमि विकास बैंक ग्रामीण शाखा की एक दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। दीर्घकालीन शाखा का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है, केवल एक, केवल दो, दोनों और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर भारतीय विकास बैंक के बारे में, भूमि विकास बैंक के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो स्टेटमेंट एक है वही सही है, क्योंकि राज्यों में इसके ढांचे पर असमानता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर और देखते हैं 59 क्या कह रहा है। मुद्रा क्रय शक्ति मूल्य स्तर के हैं होती है। ए अनुक्रम, बी व्युत्क्रम, सी बराबर या डी इनमें से कोई नहीं। मुद्रा की क्रय शक्ति मूल्य स्तर के कैसी होती है? वो होती है मूल्य स्तर के व्युत्क्रम के। किसके? व्युत्क्रम के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर और देखते हैं 60 क्या कह रहा है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूंजी निर्माण वैज्ञानिक घटक, संगठक, तकनीकी व नवाचार देश की वृद्धि में कौन कौन से आर्थिक तत्व शामिल हैं? 1 और 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3 या उपरोक्त सभी। तो देश की आर्थिक वृद्धि दर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो देश की आर्थिक वृद्धि दर में
कौन कौन शामिल है, तो ये आपके पूंजी निर्माण शामिल है, संगठन शामिल है और नवाचार शामिल है। वैज्ञानिक घटक शामिल नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर और देखते हैं क्या है 61। कारण और उसकी व्याख्या से संबंधित है। ठीक है, तो ज़रा देखें क्या है। ए में अभिकथन, आर में कारण है। राजकोषीय उपायों को में उतनी आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से मौद्रिक उपायों में। कारण, राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार की बजट नीति के अधीन है, इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या है, ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं या कौन सी बातें गलत हैं, तो ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं, यानी ए भी सही है और आर भी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट और कारण बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 62। निम्नलिखित में से कौन एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की कारक नहीं हो सकता। ऑप्शन ए, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, लोगों द्वारा की जाने वाली बचत, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि या सार्वजनिक व्यय के में वृद्धि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसके बारे में बात सही है, तो वो है आपके कच्चे माल की कीमत में वृद्धि मुद्रास्फीति का कारक नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। देखते हैं क्या है 63। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में समिति हैं और दूसरे में विषय हैं। रंगराजन समिति, नरसिम्हन समिति, केलकर समिति, मल्होत्रा समिति। तो यहाँ पर बात करें रंगराजन समिति की, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित है, यानी तीसरा हमारा सही होगा। बी की अगर बात करें नरसिम्हन समिति, तो वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित है। केलकर समिति की बात करें तो वो है आपके कर सुधार की समिति, और मल्होत्रा की बात करें तो है बीमा सुधार की समिति। ऑप्शन मिलाएं तो 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1, 2। ए में 3, 4, 1, 2, तो कौन सा सही हो गया मित्रों? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 और समझते हैं 64 क्या कह रहा है। 64 कह रहा है वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घकालिक ऋण किया जाता है कहलाता है। ए रेपो दर, बी बैंक दर, सी FSF या डी रिवर्स रेपो दर। तो यहाँ पे यदि हम बात करें 64 की, तो 64 क्या कह रहा है? 64 कहता है बैंक दर। 64 क्या कहता है? बैंक दर। नेक्स्ट चलते हैं अगले 65 पर और देखते हैं क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख एवं मौद्रिक नीति को गतिशील बनाए रखने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जाता है? ए कॉल मनी मार्केट, बी ओपन मार्केट ऑपरेशन, सी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या डी उपरोक्त में से सभी। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा काम किया जाता है अपने ग्राहकों को मौद्रिक नीति को गतिशील बनाए रखने के लिए? तो वो कॉल मनी मार्केट का भी काम करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी करती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी करती है, यानी उपयुक्त सभी बातें सही हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, देखते हैं क्या है 66। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। बेकर एंड कोल्डार, जीरो बेस रिविजिटिंग, पीटर पायर, क्षतिपूर्व राजकोषीय नीति, एडोल्फ वैगनर या टेबिन टैक्स जेम्स टोबिन ने दिया था। टोबिन टैक्स जेम्स टोबिन ने दिया था। यदि हम बात करें यहाँ पर कौन सी बात सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर क्षतिपूर्वक राजकीय सिद्धांत ये एडोल्फ वैगनर ने नहीं दिया था। क्षतिपूर्वक राजकीय सिद्धांत जो दिया था, वो दिया था कीन्स ने, जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स ने।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर और देखते हैं क्या है 67 और उसको सॉल्व करते हैं। संस्थापना वर्ष के अनुसार निम्न के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यूटीआई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आईडीबीआई या आईआरडीए। ऑप्शन ए 3 1 4 2। तो इनकी स्थापना का पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसे ऑप्शन ऐड करेंगे। तो यदि हम बात करें भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई, भारतीय यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी फरवरी 1964। कब की गई थी? फरवरी 1964। ऐसे ही बात करें भारतीय औद्योगिक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। कब की गई थी? 1975 में। ऐसे ही बात करते हैं आईडीबीआई यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1964 में। कब की गई थी? जुलाई 1964 में। ठीक है, अब अगला बचा है आईआरडीए की स्थापना की गई थी बच्चों अप्रैल 2000 में। कब की गई थी? अप्रैल 2000 में। अब इन्हें मिलाते हैं तो सबसे पहले यूटीआई, फिर आपका आईडीबीआई, फिर आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और फिर आपका आईआरडीए, यानी 1 3 2 4। ऑप्शन देखते हैं 3 1 4 2 नहीं, 2 3 1 4 बिल्कुल नहीं, 1 3 2 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा 1 3 2 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दिया गया। ऑप्शन ए नचिकेत मोर समिति, केलकर समिति, जोशी समिति या तेंदुलकर समिति। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खत्म किया गया है। इस पर अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खत्म करने की सिफारिश केलकर कमेटी द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? केलकर कमेटी, जो कब बनी थी? 1987 में बनी थी। कब? 1987 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर और देखते हैं क्या है 69। क्षेत्रीय ग्रामीण 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बचत को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियों में सहयोग देना, ग्रामीण इलाकों में साहूकारों के चंगुल से लोगों को निकालना। तो यहाँ पर देखें कौन सा कूट बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं ये सारे बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ग्रामीण बैंक विकास बैंक की स्थापना इसी तर्ज पर की गई थी। ऑप्शन देखते हैं 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 और सभी। तो जो सी, कौन सा ऑप्शन सही है? आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी 1 2 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 70। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना दिसंबर 2010 में की गई थी। इसका अध्यक्ष होता है ए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या वित्त आयोग का अध्यक्ष। तो यहाँ पर यदि हम बात करें वित्तीय स्थिरता विकास के बारे में, तो वित्तीय स्थिरता विकास के बारे में जो सिफारिश करता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? वो आपका केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट चलते हैं 71 पर। पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का देश में शुभारंभ हुआ फरवरी 2009, मार्च 2005, फरवरी 2012, 2006। तो पंचायत मित्र योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र की स्थापना की गई थी फरवरी 2006 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर और देखते हैं 72 क्या कह रहा है। विश्व बैंक 72 निम्नलिखित में से किन 2 वैश्विक संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा कहा जाता है? ए विश्व बैंक और आईएमएफ को, बी आईएमएफ और यूएनईपी को, विश्व बैंक और यूएनईपी को या विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक को। तो ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के बारे में जो ये कथन दिया गया है
इसमें जो सही है वो है विश्व बैंक और IMF को, यानी ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा मित्रों? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर, देखते हैं क्या है। विश्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से किस आर्थिक संस्था को विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसे सॉफ्ट खिड़की कहा जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है, यानी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर और देखते हैं क्या है। सार्वजनिक आय एक सार्वजनिक व्यय, ऋण संबंधी क्रियाएं, हिनार्थ प्रबंधन उपयुक्त में से कौन सा राजकोषीय नीति के अंतर्गत सम्मिलित है? सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, ऋण संबंधी क्रियाएं और हिनार्थ प्रबंधन, इनमें से अगर हम देखें तो ये सारे इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड हैं, यानी 1 2 3 4 तीनों सही होंगे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर और देखते हैं क्या है। 75 देखें, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक मौद्रिक नीति के संबंध में सत्य नहीं है? ए इसका निर्धारण एवं संचालन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। बी यह आर्थिक एवं संगठित दोनों क्षेत्रों में प्रभावित करता है। बी इसका प्रभाव परोक्ष रूप से पड़ता है। सी डी सभी कथन सत्य हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये सारे कथन क्या हैं आपके, देखा जाए तो इनमें से आपके कथन नंबर जो अर्थव्यवस्था में संगठित दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है, तो जो ऑप्शन बी है वो गलत है, यानी ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। बजटीय घाटा कुल प्राप्तियां कुल व्यय, राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, या सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ये तीनों जो बोले गए हैं घाटा वो सही सुमेलित हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 और उसे समझते हैं। कौन सा योग वित्तीय बैंकिंग संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका प्रमुख कार्य किसी योजना में जमा स्वीकार करना तथा उसे उसी रूप में उधार देना है। ए ये बैंक कंपनीज अधिनियम के तहत आते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। यदि हम बात करें कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, तो यहाँ पे केवल एक कथन हमारा क्या होगा? सत्य होगा। इनका प्रमुख कार्य किसी योजना के तहत जमा स्वीकार करना है, यानी एक कथन सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 और उसे समझते हैं। कूट में सही मिलाना है, एक में संस्था या दो में स्थापना वर्ष है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कौन सी संस्था कब बनी। तो विश्व व्यापार संगठन ये बनी थी आपकी 1995 में, सही है। आसियान के बारे में बात करें तो आसियान बना था 1967 में, ये भी सही है। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो 1966, बिम्स्टेक की बात करें तो 1997, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4। ऑप्शन देखते हैं 2 1 4 3 3 4 1 2 1 4 3 2 1 2 3 4, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पर निम्नलिखित में से एक समिति ग्रामीण सहकारी समिति निर्मिति के सुधार से संबंधित है। शिवरमन समिति, विद्यानाथन समिति, बी भगवती समिति या नरसिम्हन समिति। तो साक्ष ग्रामीण सहकारी समितियों से संबंधित है वो समिति है आपकी विद्यानाथन समिति, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, जो कब बनी थी विद्यानाथन? ये बनी थी 2004 में। कब बनी थी? 2004 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण या नकदी रिजर्व अनुपात। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर नकदी रिजर्व अनुपात
राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसी नीति का उपकरण है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर और देखते हैं 81 क्या कह रहा है। सरकार द्वारा किए गए विनिवेश का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? ए पूंजीगत प्राप्ति, बी राजस्व प्राप्ति, सी पूंजीगत व्यय या डी राजस्व व्यय। तो यहाँ पे यदि हम बात करें सरकार के दिए गए विनिवेश का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है, तो सरकार के दिए गए विनिवेश का संबंध है पूंजीगत प्राप्ति से। किससे? पूंजीगत प्राप्ति से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर और देखते हैं क्या है 82। निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को वाशिंगटन जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है? IMF तथा ITO, ITO तथा IBRD, IMF तथा IBRD या IMF तथा IFC। तो यहाँ पर वाशिंगटन जुड़वा के तहत जिन दो संस्थाओं को जाना जाता है वो संस्थाएं हैं IMF और IBRD, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 83 पर। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सहकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? ए RBI, बी नीति आयोग, सी वित्त आयोग या डी वित्त मंत्रालय। तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी जो है वो है आपका वित्त मंत्रालय। कौन है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर और देखते हैं 84 क्या कह रहा है। भारत में मुद्रा गुणक की परिभाषा है आरक्षित मुद्रा बटे आधार मुद्रा, बृहद मुद्रा बटे आधार मुद्रा, बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा, आधार मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। तो यहाँ पे भारत में मुद्रा गुणक का परिभाषित किया जाता है वो किया जाता है बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा के रूप में। ठीक है, बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 85। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए सामुदायिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना, अनवरत DTT का लकड़वाला, बी सूत्रीय 5वीं पंचवर्षीय योजना, JNW मुलर मॉडल 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से अवरतित योजना, अनवरत योजना DT लकड़वाला के ने प्रतिपादित नहीं की थी। अनवरत योजना के बारे में बात करें अनवरत योजना जो है जिसे आप सतत योजना कहते हैं वो DT मिनाल्ड कीन्स ने द्वारा दी गई थी और भारत में DT लकड़वाला द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर और समझते हैं 86 मित्रों और देखते हैं क्या किया जा सकता है 86 में। आर्थिक समृद्धि के क्या परिवर्तित होता है? ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता है? तो आर्थिक समृद्धि में अगर बात करें आर्थिक समृद्धि में अगर हम बात करें मित्रों तो आर्थिक समृद्धि में परिवर्तित क्या होता है? आर्थिक समृद्धि में ये सभी परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर और देखते हैं असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में बना था? ऑप्शन ए 2006, बी 2008, सी 1995 या डी 2001। तो असंगठित कामगार सामाजिक अधिनियम सुरक्षा अधिनियम बना था मित्रों 2008 में। कब बना था दोस्तों? 2008 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 और उसे समझते हैं निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? ए सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं, बी भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान, सी वृद्धावस्था पेंशन या स्वयं उपयोग के लिए किया गया उत्पादन। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये है आपकी वृद्धावस्था पेंशन। कौन सी मित्रों?
वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1989 पर देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष के बजट में उदारीकृत विनिमय दर की व्यवस्था प्रणाली की घोषणा की गई। वर्ष 1991 के बजट में, वर्ष 1992-93 के बजट में, वर्ष 1993-94 के बजट में, वर्ष 1994-95 के बजट में। तो उदारीकृत विनिमय दर की व्यवस्था किस बजट में की गई थी? तो वो बजट था आपका 1992-93 के बजट में। कौन से में मित्रों? 1992-93 के बजट में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर और देखते हैं क्या है 90। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्य देशों में किसी भी देश के भुगतान संतुलन के संकट को निम्नलिखित में से कौन सी एक सुविधा जारी की जाती है? ए विस्तारित कोष सुविधा, बी IREER, NEER या LCRMS। तो किसके द्वारा की जाती है? विस्तारित कोष सुविधा के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर और देखते हैं फोर्टिलेजा घोषणा निम्नलिखित में किस एक की स्थापना से संबंधित है? एशिया विकास बैंक, ब्रिक्स, OECD, एशिया अवसंरचना निवेशक बैंक। तो ये जो शुरू की गई है ये की गई थी आपकी ब्रिक्स बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिक्स बैंक के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर और देखते हैं 92 क्या कह रहा है। अल्प विकास देशों में आर्थिक विकास के प्रमुख अवरोधक तत्व हैं। ए गरीबी, बी जनसंख्या विस्फोट, सी अल्प पूंजी निर्माण या इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख अवरोधक के रूप में जो जाना जाता है उसके बारे में यदि हम बात करें तो वो है अल्प पूंजी निर्माण, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित छूटों में कौन सी विश्व बैंक की पीली पेटी एम्बर बैग्स में अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? पीली पेटी यानी अम्बर बॉक्स में सम्मिलित की जाती है। यदि यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए न्यूनतम समर्थन मूल्य, बी सिंचाई, सी कीटनाशक या डी उपयुक्त सभी। तो एम्बर बॉक्स में मित्रों ये सारी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस एक मूल अंतर्गत भारत सरकार लोगों को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? तो वो है आपका ऑप्शन ए प्रपण खरीद मूल्य, बी निर्गम मूल्य, सी न्यूनतम समर्थन मूल्य या डी खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत। तो सरकार उपलब्ध कराती है मित्रों किसके माध्यम से? तो वो कराती है निर्गम मूल्य के माध्यम से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर देखते हैं प्रधानमंत्री द्वारा 6000 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ अटल भूजल योजना कब की गई? 25 नवंबर 2019, 25 अक्टूबर 2019, 21 जनवरी 2019 या 25 दिसंबर 2019। तो अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसके बारे में बात करें तो अटल भूजल योजना की शुरुआत मित्रों की गई थी 25 दिसंबर 2019 से। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर और देखते हैं 96 क्या कह रहा है। निम्न में विचार कीजिए अशोधित जन्म दर, विवाह, प्रवास, अशोधित मृत्यु दर कौन सा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम है? तो ए ऑप्शन अशोधित जन्म दर, बी विवाह। परिणाम के ऊपर क्वेश्चन किया गया है तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा परिणाम होगा, ऑप्शन क्या दिए गए हैं मित्रों? 1 और 4 परिणाम है, बी 1 2 3 4 परिणाम है, 2 और 3 1 2 3 4 परिणाम है। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में इसका कोई भी योगदान नहीं है, परिणाम नहीं है, ये इसका योगदान हो सकता है। तो मित्रों इसका ऑप्शन 1 और 3 सही। 1 और अगर हम बात करें प्रवास भी परिणाम है। ठीक है, प्रवास क्या है मित्रों? प्रवास की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका एक तरह से प्रवास नेचुरल परिणाम नहीं होता है। अशोधित मृत्यु दर यानी फर्स्ट और 4 होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60।
97 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जननांकीय लाभांश घटक नहीं है? ऑप्शन ए बढ़ती युवा जनसंख्या, बढ़ती कार्यशील जनसंख्या, सीधा जनसंख्या पिरामिड, घटता आश्रितता अनुपात। तो यहाँ पर जननांकीय लाभांश घटक नहीं है, इसके बारे में बात की जाती है तो मित्रों है सीधा जनसंख्या पिरामिड, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किस एक औद्योगिक नीति मुख्य अंश के रूप में भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है? ए 1948 की औद्योगिक नीति में, बी 1992 की औद्योगिक नीति में, सी 1956 की औद्योगिक नीति में, या डी 1976 की औद्योगिक नीति में। तो औद्योगिक नीति का मुख्य अंश के रूप में भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित की गई थी। तो ये की गई थी मित्रों किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत? ये की गई थी 1948 औद्योगिक नीति के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 और देखते हैं क्या है। वर्ष 2005 में स्थापित राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है? यह निधि भारत की संचित कोष से अलग है, इसमें जमा राशि वित्तवृत्ति की होती है। यह कथन में कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। तो इनमें से आपको सत्य कथन बताना है। तो यदि हम बात करते हैं इनके सत्य कथन के बारे में, तो ये जो दोनों कथन दिए गए हैं ये सत्य कथन हैं, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर और देखते हैं 100 क्या कह रहा है। निम्नलिखित समितियों में से किसका संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है? दंतेवाला समिति 77, कैफी वार्ड समिति 79, खुसरो समिति 89, अरविंद मायाराम समिति 2014। तो ऑप्शन 1 और 2, बी 1 2 3, सी 1 2 4, 2 3 4। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सी समिति है, तो वो समिति है मित्रों आपकी जो ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। तो ये है आपकी ऑप्शन 1 2 3, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यानी हमारे जो ऑप्शन है वो बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 और देखते हैं 101 क्या कह रहा है। भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किस समिति द्वारा किया गया था? किस समिति द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए देखते हैं, ए बिमल जालान, बी अरविंद सुब्रमण्यम, सी राकेश मोहन, या डी नचिकेत मोर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो किसके द्वारा किया गया है? नचिकेत मोर के द्वारा। ठीक है, बैंकों के स्थापना का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर, देखते हैं 102। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है हमारा 102 यानी क्वेश्चन नंबर 102 और उसे समझते हैं क्या कह रहा है 102। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए देसी बैंकर, बी जमा प्रमाण पत्र, सी ट्रेजरी बिल, या डी वाणिज्यिक पत्र। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? वो है आपका ऑप्शन ए देसी बैंक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किस बैंक अधिनियम द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ए सेबी अधिनियम 1988 द्वारा, बी सेबी अधिनियम 1990 द्वारा, सी सेबी अधिनियम 1991 द्वारा, या डी सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा। तो निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारतीय प्रतिभूति विनियम सेबी बोर्ड दिया गया है? तो वो मित्रों दिया गया है सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, सेबी को संवैधानिक दर्जा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104, उसे समझते हैं। विचार करिए, IDBI, LIC और GIC, SBI उपरोक्त में से कौन सा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्य प्रवर्तक स्पॉन्सर में सम्मिलित है? ऑप्शन देखते हैं, 1 2, ए में 2 3 4, सी बी में 1 2 4, सी में 1 2 3, या डी में सभी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें सेबी में कौन सम्मिलित है, तो यहाँ पर देखते हैं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेबी में आपके 1994 में परिचालन में आया था और इसका
आईडीबीआई तथा के आईडीबीआई स्पॉन्सर करने वाला आईडीबीआई के अतिरिक्त एलआईसी और जीआईसी भी शामिल है। तो कौन कौन शामिल है बच्चों? आईडीबीआई शामिल है, एलआईसी शामिल है और जीआईसी शामिल है, यानी 1 2 3, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 और देखते हैं 105 क्या है। संवेदी सूचकांक आधारित होता है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, बी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, सी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, या डी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन सा संवेदी सूचकांक सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106, इसे समझते हैं। 106, नीचे दिए गए कथन को जिनमें से एक अभिकथन है दूसरा कारण है, तो भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं। ठीक है, भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये कथन तो गलत है क्योंकि अमीर कुपोषित क्यों होगा। ठीक है, और कथन ए आर कारण सही है, ए तथा आर दोनों सही नहीं, ए आर दोनों सही नहीं, ए सही परंतु आर गलत। ठीक है, ए गलत परंतु आर सही है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की, तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका ए और बी बात करते हैं, तो आर आपका गलत है और ए आपका सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर और देखते हैं 107 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक बाजार में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली है? ए आईपीओ, बी बुक बिल्डिंग, सी स्प्रेड, या डी उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन एक स्टॉक बाजार में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली है? तो मित्रों, इनमें से जो तीनों हैं वो आईपीओ भी, बुक बिल्डिंग भी और स्प्रेड, तीनों स्टॉक बाजार में प्रयुक्त शब्दावली हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108, उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में ब्याज बढ़ाए जाने का प्रमुख प्रभाव है? ए इससे बचत में कमी आती है, बी निवेश व्यय में कमी आती है, उपभोग व्यय में वृद्धि आती है, कर वसूली में कमी आती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें निवेश व्यय में कमी आती है, ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109, इसे समझते हैं। क्या कहा रहा है 109? निम्नलिखित पर विचार करिए। एंजल निवेशक में वे निवेशक होते हैं जो उद्यमियों को उनके व्यापार प्रारंभ करने पर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। एंजल निवेशक नए व्यापार में ऋण और शेयर पूंजी में वित्त प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर बात करनी है कौन सी बातें सही हैं। तो मित्रों, इनमें से कौन सी बातें सत्य हैं? तो ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन ए में 1 है, बी में 2 हैं, सी में दोनों हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 110 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 110, उसे समझते हैं। कथन क्या है? बेरोजगारी की समस्या गरीबी वृद्धि दर का प्रमुख कारण है। ओके, इससे मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। तो यहाँ पर बात करें तो ए बात सही है, आर कई कारणों में से एक कारण हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों सही नहीं, दोनों सही नहीं, ए सही आर गलत, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 का और समझते हैं 111 क्या कह रहा है। यूरोप एवं एशिया लिंगानुपात की तुलना करते हुए वर्ष 1990 में लुप्त होती महिलाओं पर विचार निम्न में से किस एक ने दिया था? अमृत सेन, बी.एस. नयपाल, एम्मा वॉटसन या सारा केलर। तो 1990 में लुप्त होती महिलाओं का विचार जो दिया गया था वो दिया गया था अमृत सेन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित
नहीं है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान को चीन में। केंद्रीय भीड़ प्रजनन फॉर्म आपका कहाँ पर है? आपका हिसार में है। ठीक है, सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में, ये भी सही। ठीक है, तो अगला देखते हैं, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान नोएडा। ये मित्रों सही नहीं है, क्योंकि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान वो नोएडा में नहीं, वो मित्रों हैं अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। देखते हैं KGFS मॉडल के पूर्ण रूप क्या है? केंद्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज, क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज, किसान ग्रामीण फॉरेस्ट सर्विसेज, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात करें KGFS का जो संबंध है वो क्या है? तो इसका संबंध है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 114 पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1977, ट्राइसेम 1979, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2010। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो जो आपका काम के बदले अनाज कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ था? वो आपका 2004 में शुरू हुआ था। कब? 2004 में। तो ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 115। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकारी संगठन सरकारी संगठन सम्मिलित नहीं है? भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत एवं कीमतों का आयोग, भारत का कृषि निगम। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे भारत का कृषि निगम ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। नेक्स्ट, आयात की वस्तुओं के कारण वृद्धि को क्या कहते हैं? कोर मुद्रास्फीति, ढांचागत मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति, या लागत जनित मुद्रास्फीति। तो आयात की वस्तुओं की वृद्धि कहलाती है आपकी आयातित मुद्रास्फीति, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर और समझते हैं क्या कह रहा है 17। निम्नलिखित में से प्रभावी राजस्व घाटा क्या होगा? ये वर्ष 2011-12 के संघीय बजट में देश में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था। यह वित्त प्रबंधन को पूर्णतः भारतीय विचार है। निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है, इसके बारे में बताना है। तो मित्रों ये दोनों बातें बिल्कुल ही सही हैं। प्रभावी राजस्व घाटा के संबंध में जो ये बात कही गई है वो दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपकी सी में सही हैं। अगर हम बात करें प्रभावी राजस्व घाटा जो होता है वो राजस्व घाटा का ही एक प्रकार होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा अनुकूल नहीं है? रिवर्स रेपो दर की वृद्धि, CRR में कमी, MSF में वृद्धि, बैंक दर में कटौती। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर मित्रों MSF में वृद्धि, ये बात बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखते हैं आर्थिक विकास असमानता को दूर करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पुनर्वितरण नीति अपनाई जाती है? सब्सिडी युक्त बनाना, प्रगतिशील कराधान, प्रगतिवादी, या ए बी दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आर्थिक असमानता से, तो यहाँ पर मित्रों जो बात सही है वो है आपकी ए और बी दोनों बातें ये सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट 120 बोल्ट PP मॉडल में ओ का आशय क्या है? बुल्ट, ऑपरेट, लीज, ट्रांसफ़र। तो इनका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑपरेट। ठीक है मित्रों, क्या है इसका? ऑपरेशन है बुल्ट, ऑन, लीज, ट्रांसफ़र।
ठीक है, तो ये है ए में ऑपरेट, बी में ओन, सी में ऑक्यूपाई या डी में अंडर, तो ई बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 1। कौन सा मित्रों? 1 to 1, उसे देखते हैं 1 to 1 को। 1 to 1 क्या है? निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के निवेश में पूंजी पलायन का भय नहीं होता है? ऑप्शन ए पृथक विदेशी निवेश में, बी पोर्टफोलियो निवेश में, विदेशी संस्थागत निवेश में, या इनमें से कोई नहीं। तो किस निवेश में पूंजी पलायन का भय नहीं होता है, इस पर बात करें तो वो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। एफडीआई में भूमि पलायन का भय नहीं होता है। नेक्स्ट 122 और देखते हैं क्या कह रहा है 122। कथन है ए और कारण आर। देखें मित्रों, ए नकद आरक्षी अनुपात में कटौती के पश्चात बैंक अपने ऋणों की ब्याज दर में कटौती करते हैं। कारण, इससे बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त धन प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन में कौन सी बातें सही हैं? ए और दोनों सही हैं, बी ए सही आर सही और ए बी की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ए सही आर गलत या डी ए गलत आर सही। तो यहाँ पर जो बात सही है वो दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। 123 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करिए। क्या है असत्य? यह योजना मई 2016 में प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश बलिया जिले में शुरू की गई। यह पहली कल्याणकारी काम है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा नेचुरल गैस मंत्रालय चलाई जा रही है। यह योजना केवल बीपीएल परिवार तक सीमित है। तो यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में असत्य कथन के बारे में, तो यह केवल बीपीएल परिवार तक सीमित नहीं है, यह सबके लिए सीमित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 और क्या है 124 में? कथन है और आर उसकी व्याख्या है। मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण सरकार ऋण भुगतान महंगा हो जाता है। ओके, मुद्रास्फीति ऋण की वास्तविक लागत बढ़ती है, इसका कारण है। तो अगर हम बात करते हैं तो जो ये बातें कही गई हैं, मुद्रास्फीति में गिरावट से ऋण भुगतान महंगा हो जाता है, बात बिल्कुल सही है। तो देखें इनमें ए दोनों आर सही हैं, आर व्याख्या भी कर रहा है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 और देखते हैं क्या कह रहा है 125। मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना को भविष्यवाणी की गई थी जो आधारित थी सामाजिक विकास, परिवहन संचार विकास, अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक विकास। तो ये बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास पर आधारित रही होगी, परिवहन एवं संचार के विकास के आधार पर की गई थी, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ या डी कुशीनगर। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? वो मित्रों किया गया है आपका लुम्बिनी द्वारा में। कहाँ पर किया गया है? लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 पर देखते हैं। मई 2022 में एजुकेशनल वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन स्थल था लंदन, बूनस आयर्स, लीमा या न्यूयॉर्क यूएसए में। तो ये एजुकेशनल वर्ल्ड फोरम का आयोजन स्थल था, इसके बारे में देखें तो वो था आपका यूके लंदन में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 और देखते हैं क्या है 128। मई 2021 में 22 में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में संपन्न हुआ
ऑप्शन 2, इस बैठक में भारत का नेतृत्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या एक और दो दोनों नहीं थे सही। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे केवल एक कथन सत्य है। अगर नेतृत्व के बारे में बात करें तो इसका नेतृत्व टोक्यो में किसने किया था? भारत की तरफ से इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसमें पार्टिसिपेट या नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 और देखते हैं एंथोनी अल्बानीज़ ने मई 2020-22 में किस देश के प्रधानमंत्री पदभार ग्रहण किया? ए जर्मनी, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी स्पेन। तो एंथोनी अल्बानीज़ ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो वो देश है मित्रों आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर और देखते हैं 130 क्या है। 130 जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में कथनों पर यह प्रति 2 वर्ष विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, आर्थिक विकास पर आधारित है। प्रधान सूचकांक प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में भारत का स्थान 54वां है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करें तो यह प्रति 2 वर्ष में आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है, बात सही है। फ्रांस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, यह बात क्या है? गलत है। इसमें प्रथम सूचकांक पर जो देश स्थित है वो है आपका जापान। कौन सा मित्रों? जापान स्थित है। भारत का सूचकांक में स्थान 54 है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है। ए में 1 और 2, बी में 1 और 3, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 और उसे समझते हैं। निम्न में कौन हाल ही में 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए? संजीव बजाज, आनंद महिंद्रा, नवीन जिंदल, या सुधीर डी राव। तो यहाँ पर फिक्की के भारतीय औद्योगिक संघ के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं संजीव बजाज। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 और देखते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 में निम्नलिखित पर विचार करिए। वर्ष 2022 का पुरस्कार भारतीय लेखिका गीता श्री को प्रदान किया गया। एक कथन 2, यह पुरस्कार उनकी पुस्तक टूम ऑफ सैंड हेतु प्रदान किया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य होगा? तो यहाँ पे देखें केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक ना दो। तो ये दोनों कथन मित्रों क्या हैं? सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित किस के नाम से के लिए एक विशेष उद्यमिता अभियान प्रारंभ किया गया? ए समर्थ, बी स्वावलंबन, सी सक्षम, या डी सार्थक। तो किसके द्वारा किया गया है इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है आपका समर्थ, यानी ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 134 देखते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स विश्व बैंक में रहने योग्य शहर की सूची में शीर्ष स्थान पर दान किया गया है। ए वियना ऑस्ट्रिया को, या बी ओसाका जापान को, या सी टोरंटो कनाडा को, या डी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड को। तो किसे दिया गया है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 और देखते हैं 135 में क्या है। जून 2022 में निम्नलिखित में से किस एक देश द्वारा अपने प्रस्तावित तियांगो अंतरिक्ष स्टेशन के कार्य को पूरा करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री रवाना किए? ए चीन ने, बी दक्षिण कोरिया ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने, उत्तर कोरिया ने, या डी जापान ने। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो किसने किया है? ये तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन ए चीन द्वारा किया गया। 136 के बारे में देखें। जून 2022 में विश्व के प्रथम फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश की झील में किया गया? ए डल झील जम्मू कश्मीर, बी चिल्का झील उड़ीसा, सी लोकटक झील मणिपुर, या डी एलिफेंट झील केरल। तो यहाँ पे बात करें प्रथम फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन भारत की चिल्का झील उड़ीसा में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर और देखते हैं 137। जून 2022 में भारत के प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता की रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने फाइनल मुकाबले में
किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए कर्नाटक को, बी शेष भारत को, या सी मुंबई को, या डी बिहार को। तो किसे पराजित किया था मित्रों? तो ये पराजित किया था मुंबई को, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 138। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की प्रतियोगी प्रतिनिधि जून 2022 में नियुक्त किया गया? ए सुनील कृष्णमूर्ति, बी विद्या गांगुली, सी अमनदीप सिंह गिल को, या डी सौरभ कृष्णा को। तो किसने किया था मित्रों? ये किया गया था अमनदीप सिंह गिल को। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस को प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि के लिए नियुक्त किया गया अमनदीप गिल को। नेक्स्ट चलते हैं 139। देखते हैं अंकटाड द्वारा जून 2022 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 45 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश विदेशी निवेश के साथ भारत का स्थान ए 10वां, बी 12वां, सी 7वां, या डी 11वां। तो एक 45 बिलियन डॉलर के साथ भारत 7वें स्थान पर रहा। कितने पे मित्रों? 7वें स्थान पर। नेक्स्ट 140 देखते हैं भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का प्रथम शहर बन गया? ए भुवनेश्वर, बी पुणे, सी शिमला, या डी कोलकाता। तो एक शहर स्वयं की जैव विविधता को तैयार करने वाला देश का पहला शहर बना, वो है आपका कोलकाता। कौन सा मित्रों? कोलकाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर और देखते हैं 141 कौन सा है हमारा। देखते हैं मित्रों 141 जून 2022 ग्रामीण अर्ध सरकारी शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि कीमतों की गुणवत्ता नियंत्रण डेटा को दर्ज और प्रस्तुत करने के उद्देश्य के साथ देश का पहला कृषि भूमि सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? ए IIM अहमदाबाद, IIT कानपुर, IIM लखनऊ, या IIT खड़गपुर। तो यहाँ पर बात करें देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक तैयार करने वाला जो संस्थान है वो है IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट चलते हैं 142। निम्नलिखित में से किस देश की विधानसभा द्वारा मई 2022 में देश का राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन आयोजन संपन्न हुआ? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, या डी केरल। तो ये शुरू किया गया है अगर हम बात करें तो ये है केरल द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 143। बेंगो सागर नौसेना अभ्यास निम्नलिखित आयोजन 2022 में भारत एवं विकास देश नौसेना के माध्यम से किया गया? ए बांग्लादेश, बी चीन, सी मालदीव, या डी श्रीलंका। तो ये मित्रों किया गया है आपका किसके द्वारा? ये किया गया है आपका बांग्लादेश द्वारा। किसके द्वारा? बेंगो सागर है किया आपका बांग्लादेश द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 144। ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले गोल्ड पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ए चारुदत्त मिश्रा, बी गगन पाटिल, सी राजेंद्र सिंह, या डी अक्षय गंगवार। तो किसको किया गया है मित्रों? ये किया गया है चारुदत्त मिश्र को, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। देखते हैं 10 मई 2022 को नॉर्वे स्वालबार्ड से नासा द्वारा एंडोर्सन मिशन लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पता लगाना है मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना, बुध ग्रह पर जीवन की संभावना, बृहस्पति ग्रह पर जीवन की संभावना, या पृथ्वी पर जीवन की संभावना क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो मिशन शुरू किया गया है ये किया गया है आपके किसके द्वारा? पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 146। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन मई 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? लवली यूनिवर्सिटी अमृतसर, सरदार भगत सिंह यूनिवर्सिटी लुधियाना, जैन विश्वविद्यालय बंगलौर, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। तो खेलो इंडिया यूथ जो विद्यालय हैं वो हुआ था आपका जैन विश्वविद्यालय बंगलुरु में। नेक्स्ट चलते हैं 147 पर और देखते हैं 147 क्या कह रहा है मित्रों। 147 आपका क्या कह रहा है? नीति आयोग निम्नलिखित में केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किसे किया गया है? इससे संबंध में है।
निम्नलिखित में किन्हें केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 की नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? ए रमेश बैरी, परमेश्वर अय्यर, राजीव कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया गया है मित्रों? ये किया गया है आपका परमेश्वरन अय्यर को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 और देखते हैं 148 क्या कह रहा है। निम्नलिखित पर विचार करिए। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2022 में जिनेवा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल ने पीयूष गोयल ने किया। कौन सा है? केवल एक सही, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यदि यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा सही है तो ये दोनों स्टेटमेंट मित्रों बिल्कुल सही हैं, क्योंकि व्यापार संगठन का सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही हुआ था और पीयूष गोयल ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 149 क्या कह रहा है? 149 साइबर सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन जून 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद या बंगलौर? तो ये सम्मेलन मित्रों हुआ संपन्न है आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पर और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसे समझते हैं क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन। वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी कर्नाटक? तो मित्रों यह परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यह मित्र सुरक्षा मित्र परियोजना केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो मित्रों दोस्तों हमारा आज का जीएस का फर्स्ट पेपर ध्येय आईएएस का संपन्न होता है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा? हमने इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। आगे हम लोग अपना नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करना है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सीधे जाके टेलीग्राम चैनल पर ऑफिशियल एग्जामोफोबिया के नाम से चैनल को सर्च कर सकते हैं। ओके मित्रों, मन लगा के पढ़ाई करिए और अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करिए। प्रयास हमारा, सफलता आपकी, इस ध्येय पर हम लोग काम कर रहे हैं और आप अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद।